हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू S2 स्टडी सर्कल। आज हम बात करेंगे 4 अगस्त की करंट अफेयर्स के बारे में। पहले मुझे कुछ आप लोगों से कहना है, तो इसलिए मैंने ब्लैंक बोर्ड लगाया है। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग करंट अफेयर्स तो देख रहे हैं, बट अच्छे से नहीं उसको देख रहे हैं। पूरा वीडियो आप कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगर आप वाकई में पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं आगे चल के, तो उसके लिए कोई भी सोर्स आप यूज़ कीजिएगा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं ही जो वीडियो बना रहा हूँ उसी को आप यूज कीजिएगा। कोई भी सोर्स आप यूज करें, कोई बुक, टेक्स्ट बुक या फिर कोई अनदर कोचिंग का वीडियो या फिर कोई कोचिंग का मटेरियल, उस पर ट्रस्ट कीजिएगा। सबसे बड़ी चीज होता है ट्रस्ट। अगर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे बॉस, तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप आधे मन से कोई भी काम करेंगे और उसका आपको रिजल्ट नहीं होगा और आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो आप ट्रस्ट जरूर कीजिएगा जो भी सोर्स है आप यूज कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि टाइम टू टाइम रिवीजन कीजिएगा। जो भी आप अपने पढ़ाई के लिए आपने सोर्सेज का यूज किया, उनको बार बार देखिएगा। तीसरी बात, आप जैसे कोई चीज देख रहे हैं, कोई चीज पढ़ रहे हैं, तो उसको एक बार कंप्लीट कीजिएगा, है ना, पूरा देखिएगा। ठीक है, अगर आप कंप्लीट नहीं करेंगे उसको, तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें मेन पॉइंट्स क्या है और क्या नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग जल्दबाजी में उनके मेन पॉइंट्स को भूल जाते हैं, और फिर होता क्या है कि लास्ट में जाके जब एग्जाम होता है तो हम, ऐसा नहीं होता है कि उससे नहीं आया होता, हमें पता होता है कि हाँ उससे आया है, बट हम उस पर गौर ना करने की वजह से हम उसको एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद उसमें से मेन पॉइंट्स निकालिएगा। और एक हमारा चैनल है टेलीग्राम का, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर हमारा चैनल है S2 स्टडी सर्कल करके, जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, और उसी नाम से और उसी टेलीग्राम पे एक और भी हमारा चैनल है। जब आप सर्च करेंगे करंट अफेयर्स 2021-22 की, ठीक है, आप ये दोनों चैनल जब आप यूज करेंगे, इस पे एक लोगो बन के आता है C2 का। ठीक है, ये लोगो है, इसको देख लीजिएगा, ब्लू कलर में है। ठीक है, तो जब आप इसको यूज करेंगे तो इस पे हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर से क्वेश्चंस देते हैं। ठीक है, हमें केवल क्वेश्चंस सॉल्व करवाते हैं जो भी करंट अफेयर्स में आए होते हैं। क्योंकि अभी हम लोग यूट्यूब चैनल पे कोई करंट अफेयर्स के सेशन नहीं ले रहे हैं क्वेश्चंस का, तो हम अभी फोकस कर रहे हैं कि टेलीग्राम चैनल पे ही हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा पाए। तो क्विज मोड में रहते हैं क्वेश्चंस, तो उनको प्लीज सॉल्व कीजिएगा, और जो आपसे नहीं होंगे तो आप फिर से वही वीडियो देखिएगा, और जो भी आप सोर्सेज को फॉलो कर रहे हैं उसको देख के फिर आप वही क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, कई बार हम लोग एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं आपको। सो प्लीज, ये टेलीग्राम के 2 चैनल हैं, इनको फॉलो जरूर कीजिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स के बारे में। तो पहली न्यूज ये है कि आज की न्यूज है ये, 2 बिल्स को पास कर दिया लोकसभा ने विदाउट डिबेट, है ना। तो विदाउट डिबेट तो अभी वैसे भी सारे के सारे बिल्स पास हो रहे हैं, जो भी लगातार हम बिल्स देख रहे हैं पिछले 4-5 दिन से। तो उसी में से एक ये भी 2 बिल्स हैं। उसमें से पहला बिल ये है, द एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल। एक्चुअली अभी तक एक ऑर्डिनेंस चल रहा था जो जून 21 में आया था। तो उसमें उसी की जगह पे ऑर्डिनेंस की, क्योंकि वैलिडिटी लिमिटेड होती है, ठीक है, उसके बाद आपको एक्ट लाना ही पड़ता है, नहीं तो ऑर्डिनेंस एक समय के बाद में कोलैप्स कर जाता है। ठीक है, तो उसकी जगह पे बिल लाया गया है जिससे ये पास होके एक्ट बन पाए। उसमें मेनली गवर्नमेंट की फोकस किस चीज पे है कि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जितनी स्ट्राइक्स होती हैं, लॉकआउट्स होते हैं या फिर ले ऑफ्स होती हैं। स्ट्राइक्स का मतलब जैसे जो हड़तालें हुई, लॉकआउट्स मतलब हुआ जो कंपनी के मालिक हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनकी तरफ से कंपनी बंद कर दी गई या कुछ पोर्शन को बंद कर दिया गया। तीसरी ले ऑफ्स होते हैं कि किसी एम्प्लॉय या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को टर्मिनेट कर दिया गया। तो ये सब चीजें डिस्प्यूट्स को जन्म देती हैं, और इन सब केसेस में, इन सब डिस्प्यूट्स में जो एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज हैं ये ना फंसें। इनकी वजह से ये एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल लाया गया कि उसमें करेगी क्या कि गवर्नमेंट कहेगी कि उसमें होगा क्या कि गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगी कि ये एक एसेंशियल डिफेंस सर्विस है, और इसमें इस जो एक्ट बनेगा आगे चल के, एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल जो है, उस वो एक्ट जब कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो एसेंशियल डिफेंस सर्विस है उसमें इस एक्ट में जितनी चीजें लिखी होंगी वो हम अभी आगे बताएंगे, वही चीजों के अंडर में आपको काम करना पड़ेगा। जैसे ही
गवर्नमेंट ये कह देगी कि हाँ ये एसेंशियल डिफेंस सर्विस है, जैसे हम लोग देखते हैं ना एसेंशियल मेडिसिन, एसेंशियल है ना फूड, तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं कि फिर उसमें अलग 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 तरीके रेगुलेशंस काम करते हैं। ठीक है, तो वही सारी चीजें हैं। अभी हम देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ऐसी, तो पहले हम पॉइंट देख लेते हैं कि हम लोग एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज को गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है अगर उसको लगता है, ठीक है, कि इस सर्विस को बंद होने से डिफेंस प्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा, तो वो उस सर्विस को चालू रखेगी। ठीक है, किसी भी तरीके से, क्योंकि उसने कह दिया है कि ये एसेंशियल डिफेंस सर्विस हो गई, कि मतलब ये आवश्यक है डिफेंस सर्विस के लिए। ठीक है ना, कि डिफेंस प्रोडक्शन में ये बहुत जरूरी है, तो इस कंपनी को या फिर इस कंपनी के इस पार्ट को जारी रखा जाए किसी भी तरीके से, चाहे वो बेल आउट पैकेज दे या फिर सब्सिडी दे, व्हाटएवर। ठीक, बट ये होना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने ये इस बिल में है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में भी अमेंडमेंट किया जाएगा इस बिल के थ्रू, और उसमें क्या किया जाएगा कि एसेंशियल डिफेंस सर्विस को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस माना जाएगा। ठीक है, और पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में होता क्या है कि अगर जो एम्प्लॉयड पर्सन्स हैं, ठीक है ना, इस इन एसेंशियल सर्विस में, ठीक, अगर वो स्ट्राइक पे जाते हैं, ठीक है, तो उनको कम से कम 6 हफ्ते का नोटिस देना पड़ेगा, 6 वीक का नोटिस। अगर आप स्ट्राइक पे जाना चाहते हैं, ठीक है, हड़ताल करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आप 6 वीक का नोटिस पहले देंगे। या फिर अब ये तो हो गई वर्कर्स की बात, अब दूसरी बात आती है एम्प्लॉयर्स की बात। तो एम्प्लॉयर्स के ऊपर क्या बाउंडेशन होगा, वो भी 6 वीक का नोटिस देंगे अगर वो उस सर्विस को लॉकआउट करना चाहते हैं, अगर वो उस सर्विस को बंद करना चाहते हैं। ठीक है, जिससे कि गवर्नमेंट को उस डिस्प्यूट का समाधान निकालने के लिए टाइम मिल जाए। ठीक है, तो यही होता है सारी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में, क्योंकि पब्लिक इससे परेशान नहीं होना चाहिए। 6 महीने के टाइम में कुछ ना कुछ मीडिएशन करके, कुछ ना कुछ करके वो चीजें रोकी जा सकती हैं। तो ये दूसरा अमेंडमेंट होगा। तीसरा अमेंडमेंट क्या होगा कि स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स एंड ले ऑफ्स। अभी मैंने बता चुका हूं कि स्ट्राइक और लॉकआउट और ले ऑफ्स क्या होता है। गवर्नमेंट इन चीजों को प्रोहिबिट कर सकती है, ठीक है, अगर उसको ऐसा लगे कि इससे इंडिया की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी पे फर्क पड़ता है, अगर इससे किसी स्टेट की सिक्योरिटी पे कोई फर्क पड़ता है, इससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, इससे पब्लिक को परेशानी होती है, ये जो डिसेंसी और मोरालिटी है, ठीक है, ये समाज के लिए अच्छी नहीं है, सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, कि अगर आप स्ट्राइक कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वहां पे वायलेंस हो जाए, ऐसा नहीं कि पब्लिक नहीं चाहती है, ऐसा नहीं कि पब्लिक को ज्यादा लोगों को परेशानी हो, ऐसा नहीं लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कर जाए। तो उस केसेस में, ठीक है ना, 5 पॉइंट्स हैं, अगर इन सब चीजों को देखा जाएगा, अगर इन सब चीजों में कोई डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, ठीक है, सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक के या फिर डिसेंसी और मोरालिटी के बेसिस पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि आपकी कोई भी स्ट्राइक, लॉकआउट और ले ऑफ को प्रोहिबिट कर सकती है। और ये प्रोविजन कब तक चल सकता है, 6 महीने तक चल सकता है, और ये आगे के 6 महीने तक भी बढ़ाया जा सकता है। मतलब कम से कम 1 साल तक तो इजिली ये प्रोविजन, ये निषेधाज्ञा जो होती है जिसको बोलते हैं, वो जारी रह सकती है। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि अगर ये प्रोविजन चल रहा है उस टाइम पे और फिर भी ये सब चीजें, स्ट्राइक वगैरह कंटिन्यू रहती हैं, तो वो इलीगल माना जाएगा और उसके लिए पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है, जो जेल भी है और जुर्माना भी है जिसमें। ठीक है, और ऑल द ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर द बिल विल बी कॉग्नाइजेबल एंड नॉन बेलेबल। कॉग्नाइजेबल का एक चीज समझ लीजिए, नॉन बेलेबल तो आप सब जानते हैं कि बेल नहीं मिल सकती है उसमें, अगर आप इसके लिए अरेस्ट किए गए हो तो आपको कोई बेल नहीं मिलेगी। बट कॉग्नाइजेबल का मतलब ये एक बार देख लीजिएगा कि अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरा पॉइंट ये होगा, अगर कोई भी ऑफेंस कॉग्नाइजेबल है तो पुलिस जो है वो आपको अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। उसके लिए उसको वारंट नहीं चाहिए होगा। तो इतनी सारी चीजें थी।
इस बिल में, ठीक है, जिससे कि जो एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज हैं वो किसी भी स्थिति में उनके ऊपर आंच ना आए, वो कंटिन्यू अपना काम अच्छे से करती रहे और हमारी डिफेंस जो है मजबूत बनी रहे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले बिल पे, क्योंकि एक्चुअली लोकसभा ने 2 बिल पास किए हैं ना, तो अगले बिल को भी देख लेते हैं। इसमें है ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल। तो इसमें ट्रिब्यूनल्स को रिफॉर्म बिल लाने की नहीं, तो ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि जो अपीलेट अथॉरिटी है अलग अलग एक्ट में, उसमें उसने कुछ एक्ट को लिस्ट किया है, तो उसकी जो अपीलेट अथॉरिटी है वो चेंज की जाए, उसी के लिए इन्होंने ये बिल लाया गया है। अभी हम देख लेंगे कि किस तरीके से वो चेंज की जाएंगी। ठीक, तो उसमें उस बिल में कुछ अलग अलग पॉइंट्स हैं। ठीक है, उन पॉइंट्स को देख लेते हैं हम लोग। पहला पॉइंट ये है कि इस बिल में फाइनेंस एक्ट 2017 में भी अमेंडमेंट होगा, और एक्चुअली इसमें है क्या, किस पोर्शन में अमेंडमेंट होगा। फाइनेंस एक्ट 2017 तो काफी बड़ा है, बट उसमें किस पोर्शन में होगा, तो उसमें होगा क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स और जो अदर टर्म्स होंगे, जैसे कमेटी को, सिलेक्शन कमेटी को, है ना, कैसे बनाना है, उसमें कौन कौन से मेंबर्स चाहिए होंगे, ठीक है, और वो किन किन लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं, है ना, और कंडीशंस कैसी होंगी सर्विसेज की। ठीक है, वो सब कुछ कौन नोटिफाई करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये है, अभी हम लोगों ने जो सिलेक्शन कमेटी की बात की, तो सिलेक्शन कमेटी का काम क्या होगा कि वो सिलेक्शन कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ठीक है, और वो रिकमेंडेशन देगी किसको? गवर्नमेंट को, और उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे जो ट्रिब्यूनल होगा उसका चेयरपर्सन और मेंबर्स अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है ना, तो मतलब ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीधा किसी को उठाया और ट्रिब्यूनल का मेंबर और चेयरपर्सन बना दिया। उसके लिए एक प्रॉपर सिलेक्शन कम सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी, मतलब यही ढूंढेगी और यही सिलेक्ट भी करेगी। ठीक है, और उस पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट मोहर लगाएगी। ठीक है, तो अब कमेटी में ये बात बताई गई है कि कमेटी में होंगे क्या, कौन कौन लोग। कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई दूसरा सुप्रीम कोर्ट का जज होगा जो नॉमिनेट करेंगे सीजीआई। ठीक है, और वही जो या फिर नॉमिनेटेड मेंबर या फिर नॉमिनेटेड जज या फिर चीफ जस्टिस ही उस सिलेक्शन कम सर्च कम सिलेक्शन कमेटी का चेयरपर्सन होगा। ठीक है, वही हेड भी होगा, और विद कास्टिंग वोट भी होगा, कि मतलब वोट की पावर भी होगी। अगर कोई टाई अप भी हो जाता है तो वो भी उस केस में वोट डाल सकता। ठीक है, अब चलो 2 सेक्रेटरीज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, 3 मेंबर्स हो गए। चौथा मेंबर कौन होगा कि जो चेयरपर्सन है उस टाइम पे ट्रिब्यूनल का, ठीक है, वो या फिर जो रिटायर हो रहा है ट्रिब्यूनल का चेयरपर्सन, ठीक है, या फिर एक सुप्रीम कोर्ट का, अगर ऐसा नहीं है, मान लो नया ट्रिब्यूनल बनाया गया, तो वहां पे कैसे होगा? चेयरपर्सन तो रिटायर होने का मतलब ही नहीं है, आउट गोइंग या सिटिंग का कोई मतलब ही नहीं है। तो उस केस में बट उनको लेना है चौथा मेंबर, तो 4th मेंबर कौन होगा वहां पे? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है, और रिटायर्ड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। ठीक है, अब ये हो गया 4th मेंबर। 5th मेंबर कौन होगा? द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री अंडर विच द ट्रिब्यूनल इज कंस्टिट्यूटेड। बट इसको ये ध्यान रखिएगा कि जो 5वां मेंबर होगा सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री, उसको वोटिंग राइट नहीं होगा। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि बाकी सारे मेंबर्स को वोटिंग राइट होगा, बट सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री को वोटिंग राइट नहीं होगा सर्च कम सिलेक्शन कमेटी में। बट टोटल 5 मेंबर्स तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये 5 मेंबर्स की सर्च कम सिलेक्शन कमेटी होगी। ऐसे स्टेट गवर्नमेंट के ट्रिब्यूनल्स की व्यवस्था की गई है कि वो भी ढूंढेगी लोगों को और उसके बाद अपॉइंट करेगी, सिलेक्ट करेगी। उसके बाद आखिरी मोहर कौन लगाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। उसमें भी सेम तरीके से वही हाई, बस यहाँ पे वहां पे सुप्रीम कोर्ट था और यहाँ पे हाई कोर्ट हो जाएगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, है ना,
अब यहाँ पे एक चीज और देख लीजिएगा कि अभी क्या था कि चीफ जस्टिस वहां पे है, बट यहाँ पे नॉमिनेशन नहीं हो पाएगा। एज अ चेयरमैन जो होगा वो चीफ जस्टिस ही होगा, उसके अलावा वो किसी और को नॉमिनेट नहीं कर सकता। ठीक है, वोटिंग पावर होगी। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, और चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी चीजें चेंज हो रही हैं। ठीक है, इसके बाद सिटिंग और आउट गोइंग चेयरपर्सन और रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, वैसी कंडीशन अगर है पहले से ट्रिब्यूनल उसमें चेंजेस किए जाने हैं तो फिर सिटिंग और आउट गोइंग, या फिर अगर नहीं है कोई नया ट्रिब्यूनल बन रहा है तो फिर हाई कोर्ट का जज। ठीक, इसके बाद वही सेम चीज कि चौथा मेंबर यहाँ पे कौन होगा। चौथा मेंबर हो रहा है यहाँ पे सॉरी पांचवा मेंबर, क्योंकि जो सेकंड पॉइंट था उसमें चीफ सेक्रेटरी और चेयरपर्सन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ द कंसर्न स्टेट, तो मतलब यहाँ पे दो थे, तो ये पांचवा हो गया। पांचवा कौन हो गया, सेक्रेटरी और द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज देख लीजिए कि वहां पे सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री को वोटिंग राइट नहीं था, और यहाँ पे भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी या फिर सेक्रेटरी को भी वोटिंग राइट नहीं है। ठीक है ना, बट यहाँ पे एक चीज और देखिएगा कि चीफ सेक्रेटरी जो होगा उसको वोटिंग राइट है यहाँ पे। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की सिलेक्शन कमेटी में। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। वैसे तो मुश्किल है इन तरीके के क्वेश्चंस आने, बट अगर इनकेस आ गया तो फिर आप कैसे करेंगे। तो दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में वहां पे हाई कोर्ट होगा। ठीक है, वहां पे जो यूपीएससी है उसका कोई रोल नहीं होगा, बट यहाँ पे जो पीएससी है सर्च कम सिलेक्शन कमेटी में, इसका रोल होगा, इसके चेयरमैन को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, और वहां पे दो सेक्रेटरीज होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, बट यहाँ पे एक सेक्रेटरी होगा जो चीफ सेक्रेटरी होगा, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, और दूसरा जो सेक्रेटरी होगा, हालांकि वो जो दूसरा सेक्रेटरी होगा जो गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा, उसको वोटिंग राइट नहीं होगा। ठीक है, इसके पहले ही क्या था कि 3 सेक्रेटरीज आते हैं सेंटर में, तो 2 सेक्रेटरीज को सेंटर जो नॉमिनेट कर रही है उनको वोटिंग राइट होगी, बट एक सेक्रेटरी जो मिनिस्ट्री का है जिसके अंडर में ट्रिब्यूनल बन रहा है उसको वोटिंग राइट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंस होगा, देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट डिसाइड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ सिलेक्शन कमिटीज प्रेफरेबली विद इन द 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन। ठीक है, तो मतलब 3 महीने के अंदर अंदर जो गवर्नमेंट को एक्शन लेना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो डिसाइड करेगी। ठीक है, अगले पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं। अच्छा, इसमें भी वही है, 5 मेंबर्स कमेटी है। ठीक, अच्छा एक और बात आती है इसमें, एलिजिबिलिटी एंड टर्म ऑफ द ऑफिस। ठीक, तो जो चेयरपर्सन हो चाहे मेंबर हो, सबका टर्म जो ऑफिस का होगा वो 4 years होगा। ठीक है, चेयरपर्सन की अपर एज लिमिट जो होगी, जो ट्रिब्यूनल्स होंगे उसकी होगी 70 years की चेयरपर्सन की, और 67 years जो मेंबर्स की होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो भी ट्रिब्यूनल होंगे तो उन ट्रिब्यूनल्स के जो चेयरमैन होगा उसकी अपर एज लिमिट होगी 70 years। ठीक है, और 67 years मेंबर्स होगी, या फिर 4 year टर्म ऑफ द ऑफिस। और ये जनरली होता है कि विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले पड़ जाए उसी में। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं हम लोग। मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 50 साल होनी ही चाहिए, चाहे वो चेयरपर्सन बनना हो या फिर उसको मेंबर बनना हो। हम लोग एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से चेंजेस करना चाह रही है और किस तरीके से प्रपोज किया गया। जैसे सिनेमेटोग्राफ एक्ट है, इसके लिए अभी तक अपीलेट ट्रिब्यूनल हुआ करता था, बट अब अपील कहाँ होगी। ठीक है, हाई कोर्ट में। ऐसी ट्रेडमार्क एक्ट, कॉपीराइट एक्ट हाई कोर्ट में, कॉपीराइट एक्ट कॉमर्शियल कोर्ट बनाई जाएगी, है ना, या फिर डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट। कस्टम के लिए हाई कोर्ट, पेटेंट्स के लिए हाई कोर्ट। एयरपोर्ट अथॉरिटी में 2 अथॉरिटीज हो जाएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी और एक हाई कोर्ट देखेगी। बट सेंट्रल गवर्नमेंट किसको देखेगी, उन डिस्प्यूट्स को देखेगी जो जैसे किसी ने कुछ सामान छोड़ दिया, ठीक है ना, या फिर किसी ने कब्जा कर रखा। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड जो चीजें होंगी वहां पे, अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंसी से रिलेटेड, उनको हटाना है, इविक्ट करना है उनको। ठीक है,
किसी ने कब्जा कर रखा है वहां पर, तो कोई डिस्प्यूट वहां से जो अराइज होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। बट अगर इविक्शन हो रहा है और इविक्शन ऑफिसर के खिलाफ उसने जो डिसीजन दिया उसके खिलाफ अगर आपको अपील करना तो फिर आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवेज लैंड एंड ट्रैफिक एक्ट 2002, ठीक है, इसमें जो अभी तक एयरपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल हुआ करता था, बट अब ये सिविल कोर्ट देखेगी, ठीक है। हो सकता है कुछ कंडीशंस वगैरह हों उसमें। अब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, जो जीआई एक्ट होता है ना, उसको भी अब हाई कोर्ट में ही अपील होगी उसके लिए, ठीक है। तो ये सब था जो गवर्नमेंट बिल आई है, ठीक है, उसकी पॉइंट्स। अब आगे देखते हैं हम लोग सबकी योजना सबका विकास कैंपेन। एक्चुअली ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये कैंपेन को अप्रूवल मिल गया है 2021 और 2022 के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज में था। एक्चुअली ये चल कब से रहा है, 2020 से चल रहा है, अक्टूबर से, ठीक है। और इसको अब 21-22 के लिए भी अप्रूवल मिल चुका है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मोटो क्या है, कि इसका मोटो है स्ट्रेंथनिंग ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और SHGs जो होते हैं ना, हम लोग देखते हैं गांवों में कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें की जा रही हैं, जैसे मिड डे मील वगैरह हो गया या फिर आंगनवाड़ी की चीज़ें होंगी, तो वो सामान वही उठा के लाते हैं, उन्हीं को दिया जाता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं, खैर ये तो जग जाएगा, ठीक है, और इसमें हम पढ़ना भी नहीं चाहते भी। तो अब क्या है कि इनको मजबूत बनाना है, ठीक है, और एविडेंस बेस्ड असेसमेंट, ठीक है, इन ऑल द 29 सब्जेक्ट्स ऑफ 11 शेड्यूल, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या पॉइंट है कि सबकी योजना सबका विकास कैंपेन में है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स रखेगी गवर्नमेंट जो निकाले जाएंगे, किससे रिलेटेड होंगे, 11th शेड्यूल के जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, ठीक है, उसके जो 29 सब्जेक्ट हैं ग्राम पंचायत से रिलेटेड, ठीक है, उसके जो इंडिकेटर्स होंगे, एक्चुअली उसके लिए 48 इंडिकेटर्स बनाए गए हैं, उसी के बेसिस पे, ठीक है, किस तरीके से आपने प्रोग्रेस की है, किस तरीके से आपको प्लान बनाना चाहिए, ठीक है, किस तरीके से आपने पहले योजनाएं क्रियान्वित की हैं या फिर कहाँ कहाँ आप लैकिंग कर रहे हैं, तो उसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप को शामिल करके एक प्लान बनाया है, मतलब पंचायत प्लान बनाएगी जो बोला जाएगा ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ठीक है। तो अब ये देखो, ये चीज देखो कि ये तो बन गया प्लान, बट GPDP ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान काम कैसे करता है। एक्चुअली होता ये है कि GPDP को बनाने के लिए 48 इंडिकेटर्स देखने होते हैं, ठीक है। इन्हीं पे स्कोर को चेक करना होता है कि इसमें आपने कहाँ कहाँ से और किस किस तरीके से आप लैग कर रहे हो, कि हो सकता है किसी इंडिकेटर में आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा हो, किसी इंडिकेटर में आपका परफॉर्मेंस खराब रहा हो। तो प्लान ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो वहाँ पे आप अच्छे से ऐसी योजनाएं लाओ, ऐसा प्लान बनाओ कि वो इंडिकेटर में भी आप इम्प्रूव कर सको। और ये डेटा कहाँ से मिलेगा, ये डेटा मिलता कैसे कि आप इसमें ये नहीं कर पा रहे हो, उसमें वो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना, यहाँ पे आप लैग कर रहे हो, यहाँ पे आप परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए डेटा मिलता है जो 2011 की सेंसस हुई थी, ठीक है, फॉर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कि कहाँ पे क्या क्या है, और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसर 2011, ठीक है, उसमें देखा जाएगा कि हाउस होल्ड लेवल डिप्राइवेशन डाटा। तो ये यहाँ पे डेटा का सोर्स है, और भी लोकल पे जो सर्वे वगैरह होते रहते हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। उसके बेसिस पे ये 48 इंडिकेटर्स होंगे, इनका परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा ग्राम पंचायत लेवल पे और इसी के अकॉर्डिंग प्लान बनाया जाएगा, ठीक है। और एक्चुअली ये इंडिकेटर्स अलग अलग चीज़ों को कवर करते हैं, जिसमें हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन, है ना, एग्रीकल्चर, हाउसिंग, रोड, ड्रिंकिंग वाटर, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, सोशल वेलफेयर, इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हर जो ग्राम पंचायत है उसको 100 का, जैसे आप एग्जाम नहीं देते हो जिसमें पूर्णांक होता है ना, तो 100 के में से जो 30 मार्क्स इंफ्रास्ट्रक्चर के रख लिए गए, 30 मार्क ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए रख लिए गए,
और 40 मार्क इकोनॉमिक एक्टिविटी के रख लिए गए हैं। तो उसी के बेसिस पे ग्राम पंचायत का, ठीक है, परफॉर्मेंस चेक किया जाता है और उनको रैंकिंग दी जाती है और कोशिश की जाती है कि ये जो रैंकिंग है वो बेहतर हो अलग अलग इंडिकेटर्स में ग्राम पंचायत लेवल पे, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं सबकी योजना सबका विकास कैंपेन में, ठीक है। अब एक बार हम लोग ये देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं पंचायत के, ठीक है, पंचायत के लिए, ठीक है। तो अभी हाल में जो ये सिस्टम चल रहा है कि जीपीडीपी जो प्लान है, तो ये आता है प्लानिंग करना आर्टिकल 243G, ठीक है। तो जितने भी ग्राम पंचायत की जो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, वो अंडर में आएगी आर्टिकल 243G। ये ध्यान रखिएगा, 243G, जी का मतलब जी करते रहिएगा, और 243 तो आपको पता ही है। जी का मतलब ये है कि सारी चीजें अच्छे से होती चली जाएं। तो आपको ऐसे याद रख लीजिएगा इसको, अगर आपको याद रखना है। 243 तो वैसे भी ग्राम पंचायत के लिए ही है, ठीक है। तो अब 243 है ना, पंचायती राज सिस्टम के लिए ही है, ठीक है, 243। तो 243G को आप ऐसे याद रख लीजिए, जब जी आप करते रहेंगे तभी आप चीजों को अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे, क्योंकि गुड रहना है तो जी तो कहना है। तो इसके लिए प्रिपरेशन और इम्प्लीमेंटेशन की जो प्लान्स इम्प्लीमेंटेशन की जो जिम्मेदारी है प्लान्स की, वो ग्राम पंचायत की है, ठीक है। अलग और भी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं पंचायत के लिए, इनको एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 243 में पावर एंड फंक्शंस ऑफ द ग्राम सभा प्रोवाइडेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट बाय लॉ। आर्टिकल 243 में ए में ये कहा गया है कि जो पावर्स और फंक्शंस होंगे ग्राम सभा के, ध्यान रखिए ग्राम सभा के, ठीक है, वो कौन प्रोवाइड करेगा? लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। वो भी कैसे? कोई बाय लॉ, मतलब कोई एक्ट बना के, ठीक है। तो आर्टिकल 243 बी क्या है? आर्टिकल 243 बी ये प्रेस्क्राइब करता है कि पंचायत को अलग अलग लेवल पे, ठीक है ना, किस तरीके से क्रिएट किया जाए। जैसे अलग अलग 3 लेवल्स बताए गए हैं ना, कि एक ग्राम सभा, एक ब्लॉक लेवल हो गया, एक विलेज लेवल, एक ब्लॉक लेवल, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे कंपोजिशन कैसे होगा, ठीक है ना, और कहाँ कहाँ बनेंगी, कितनी कितनी जनसंख्या चाहिए, जैसे कुछ कंडीशंस रखी गई हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये है। तो इसमें ये भी है कि कहाँ पे 2 टायर, कहाँ पे 3 टायर बनाया जा सकता है। जैसे 2 टायर आप बना सकते हो, इंटरमीडिएट लेवल, ब्लॉक लेवल हटा सकते हो, कि अगर वहाँ की जो जनसंख्या है वो कुछ 20 लाख है ना से ज़्यादा नहीं है, मतलब 20 लाख से कम ही है वहाँ पे जनसंख्या, तो ऐसी कंडीशंस रखी गई हैं, है ना, कि 3 टायर रहेगी कि 2 टायर रहेगी। इसके लिए कुछ उसमें रखा गया 243 बी में। अब 243 सी के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कंपोजिशन ऑफ पंचायत किस तरीके से बनेंगे, किस तरीके से, जिसको बोलते हैं ना कि इलेक्शंस होंगे, नॉमिनेशंस होंगे, ठीक है ना। तो कंपोजिशन किस तरीके का रहेगा, कि कितने नॉमिनेशंस होंगे, कितने इलेक्शंस होंगे, किस लेवल पे कितने इलेक्शंस होंगे। तो इस तरीके से 243 में ये सब कुछ दिया गया। 243 डी क्या कहता है कि हर लेवल पे पंचायत की SC ST वुमेन का किस प्रकार से रिजर्वेशन रहेगा, तो ये 243 का डी बोलता है। तो ये सब था सबकी योजना और सबका विकास कैंपेन के बारे में, ठीक है। हम लोग अगली न्यूज पे चलते हैं। अभी हाल में एक जस्टिस हेमंत गुप्ता और AS बोपन्ना की जो बेंच है, उन्होंने एक डायरेक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि गवर्नर्स पार्डन पावर ओवर राइट्स 433A, ठीक है। आखिरकार 433A क्या है? 433A एक सेक्शन है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, CRPC का, ठीक है, जो ये मैंडेट करता है, ठीक है, कि प्रिजनर्स की जो सेंटेंस है वो तभी रिमिट की जा सकती है, उसको तभी माफी दी जा सकती है, या फिर सेंटेंस को तभी कैंसिल किया जा सकता है अगर उसने 14 साल की जेल काट ली है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लासेस ये होते हैं कि अगर 14 साल के पैसे मान लो कि कोई याचिका आ गई गवर्नर के पास और उसने कहा कि ठीक है हम पार्डन कर देते हैं इस बंदे को, हम इसको माफी दे देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे CRPC आ जाएगा बीच में कि नहीं 14 साल तो भी हुए नहीं उसको, तो फिर हम आप कैसे माफी दे सकते हो। तो उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन दिया है
2 जजों की बेंच है, उन्होंने ये कहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, कि अगर गवर्नर ने ये बात कही है कि आप को माफ़ी दी जा रही है, ठीक है, तो फिर माफ़ी दी जा रही है, फिर वहाँ पे सीआरपीसी के सेक्शन का यहाँ पे कोई रोल रह नहीं जाता रोल, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें थी इसमें। और इसने एक चीज़ और भी नोट की है कि ये जो पावर मिलती है, पार्डनिंग पावर, वो आर्टिकल 161 के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। और एक्चुअली ये पावर कैसे एक्सरसाइज करता है, ऐसा नहीं कि कोई डिस्क्रिशनरी पावर है कि गवर्नमेंट ने उठाया और किसी को भी माफ कर दिया। इसमें गवर्नर जो है वो बाउंडेड होता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइस से, ठीक है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट एडवाइस देगी और तो उसी के अकॉर्डिंग गवर्नर को काम करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग उसको पार्डन देना है कि नहीं देना। ऐसा नहीं कि गवर्नर ने ही, ऐसा नहीं कि किसी भी स्टेट का गवर्नर ये चाहे कि हम इसको पार्डन दे सकते हैं और वो अकेले ये सब चीजें कर दें, नहीं, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइस चाहिए होगी और वो एडवाइस बाइंडिंग होगी उनके लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें थी। अगली न्यूज पे हम लोग चलते हैं एक बार। अभी ये न्यूज में रही है कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर्स डिस्क्रिशनरी ग्रांट फाइनल असिस्टेंस। ये क्या है? ये उन लोगों के लिए है जो बहुत गरीब पेशेंट हैं और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो पैसा बहुत ज्यादा खर्च कर सकें किसी इलाज में। तो उनको क्या किया जाएगा कि 1.25 लाख तक की ग्रांट जो है, मैक्सिमम है ये, 1.5 लाख तक की ग्रांट मिल जाएगी अपना इलाज करवाने के लिए, ठीक है, अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इलाज करवा रहे हैं। देख लीजिएगा कि इसमें वही बीमारियां कवर होंगी जो राष्ट्रीय आरोग्य निधि में कवर की जा रही हैं और उनके लिए कोई फ्री मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। तीसरी पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं कि आप कोई भी चला गया और उसको ये ग्रांट मिलेगी, नहीं, इसके लिए अगर 1.25 लाख की उनको ग्रांट मिलेगी तो उसी के लिए उनको 1.25 लाख की एनुअल इनकम भी होनी चाहिए, ठीक है ना, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए एनुअल इनकम ऑफ फैमिली, ठीक है, कितनी होनी चाहिए, 1.2 लाख या फिर उससे नीचे, तभी उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। एक और न्यूज देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, अभी जो कैबिनेट की सफलिंग हुई है, तो उसमें अनुराग सिंह ठाकुर को प्रमोट करके स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दिया गया है। तो इन्होंने पैरालंपिक थीम सॉन्ग जो टोक्यो में ही हो रहे हैं अभी जैसे हम लोग ओलंपिक सॉन्ग वो चल रहे हैं ना गेम्स, तो उसी में पैरालंपिक गेम्स भी होने हैं। तो उसके लिए हमने 54 पैरालंपिक एथलीट्स की, ठीक है, टीम भेजी है। तो उसके लिए एक सॉन्ग भी लॉन्च किया गया उनका, थोड़ा सा मनोबल बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो ये किसने लिखा है? क्रिकेट प्लेयर संजीव सिंह ने लिखा है, जो ये भी दिव्यांगी हैं, ठीक है। और इस गाने का नाम क्या है, सॉन्ग का नाम क्या है? कर दे कमाल तू। ड्रैगन फ्रूट क्या है, ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि पहली बार इसका एक्सपोर्ट किया गया और ये कहाँ हो रहा है पैदा इस समय? गुजरात और वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और इसको कमलम के नाम से भी जाना जाता है, ये देख लीजिए, जैसे कमल की पत्ती जैसी लगती है ना, इसमें देखिए, ये देखिए, है ना, ये इसीलिए इसको कमलम भी बोलते हैं ना। उत्तराखंड से रिलेटेड न्यूज है। उत्तराखंड में इंडिया का पहला अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम इस्टेब्लिश किया जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा कि इंडिया का पहला अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है? उत्तराखंड में। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने, ठीक है ना, अब ये यूपी की न्यूज है, देख लीजिएगा कि यूपी ने क्या किया है कि झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन करने का प्रपोजल भेजा है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तीसरी बात यह है कि इब्राहिम राइसी जो हैं अब ईरान के नए प्रेसिडेंट होंगे। ये कंजर्वेटिव हैं और बड़ा ही अजीब तरीके का यहाँ पे चुनाव हुआ है कि जितने भी मॉडरेट्स लोग थे, जो प्रोग्रेसिव लोग थे, उनको हटा दिया गया, उनको खड़े ही नहीं होने दिया गया और इनको चुन लिया गया, इब्राहिम राइसी साहब को, ठीक है। और क्योंकि वहाँ पे सिस्टम ही कुछ और अलग है, इनके पीछे, इनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, क्योंकि अभी यूएस ने भी सैंक्शंस लगा रखे हैं। तो इन्होंने ये बात कही भी है कि हम नहीं चाहते हैं कि यूएस हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए,
ठीक है, और तो इसको सॉल्व करने के लिए भी एक कदम उठाया जाएगा। चूँकि कंजर्वेटिव हैं तो पता नहीं क्या होगा, किस तरीके से इनका रवैया रहेगा। ठीक है, तो ये थी आज की न्यूज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग S2 स्टडी सर्किल। प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, प्लीज़ वीडियो कंप्लीट देखिएगा, उससे कोशिश कीजिएगा कि उससे नोट्स बनाइए। सो थैंक यू।